हाँ, एक मिनट, अब बोलो। वर्षला को ऐड कीजिए मीटिंग में, बोला तो मैंने। ठीक है, अब आप उससे बात कर लो। अब हम कंटिन्यू करेंगे। अभी 10 हो गया, उसका अटेंडेंस हम ले लेंगे अगर वो ज्वाइन होती है तो। अभी तक तो मैंने नहीं लिया है। इनेबल टू ऑल, जितने लोग हैं मैंने सबको इनेबल वेटिंग रूम में से हटा दिया है अभी, क्योंकि अब लेट वाले लोग ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए। ठीक है, सो नाउ गोइंग टू कंटिन्यू। सो ओके, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का आप लिख लो कि होता क्या है। व्हेन ओल्ड एग्रीमेंट comes to an end, when old agreement comes to an end and new agreement is to be made to continue the business is called reconstitution of partnership firm या पार्टनरशिप। सो देखा आप लोगों ने इसमें क्या लिखा है कि when old agreement comes to an end, old agreement comes to an end, जब ओल्ड एग्रीमेंट हमारा खत्म हो जाता है and new agreement is to be made to continue the business is called reconstitution of partnership। तो क्लियर होना चाहिए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी पुराना एग्रीमेंट ये लोग खत्म करते हैं और उसकी जगह पर नया एग्रीमेंट बनाते हैं, उसी नए एग्रीमेंट को बनाते ही हम जो कहते हैं उस पॉइंट को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो हम लोग अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू चेंज इन ओल्ड एग्रीमेंट, टू चेंज इन ओल्ड एग्रीमेंट। ओल्ड एग्रीमेंट में जब चेंज करते हैं मींस न्यू एग्रीमेंट बनाते हैं, तो जैसे ही न्यू एग्रीमेंट बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो हमारे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। डिसोल्यूशन मींस जैसा कि आप लोगों को पता है क्लास 10th में साइंस में पढ़े हुए, डिसॉल्व हो जाना, कोई चीज किसी चीज में मिल जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देना। So dissolution of partnership and dissolution of partnership firm, these are the two things. This is another chapter, dissolution of partnership firm, you have to study in the last chapter of the partnership. But here I am talking about the dissolution of partnership and firm. What is the difference? So देखो partnership किस पे based होता है, agreement पे। It is based on agreement, और जैसे ही agreement end हो जाता है, when old agreement comes to end, it is called dissolution of partnership, right? Just mind it, I'm repeating it again. When old agreements comes to an end between the partners, this is called dissolution of partnership. Okay, and when the new agreement is to be framed to continue the business is called reconstitution of partnership. Okay, reconstitution का मतलब फिर से नया एग्रीमेंट बनता है, और dissolution of partnership means old agreement over हो जाता है, फिनिश खत्म हो जाता है। when old agreement comes to an end, to the point when old agreements comes to an end due to any reason is called dissolution of partnership, and when they make a new agreement is called reconstitution of partnership। अब आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे। यहाँ पे क्या होता है, when all the partners leave the firm and business will completely closed, और जब बिजनेस कंप्लीटली बंद हो जाता है तो इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इट इज नॉट नेसेसरी कि बिजनेस विल क्लोज, बिजनेस में कंटिन्यू बाय मेकिंग अ न्यू एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ये कंपलसरी है कि पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा और सभी पार्टनर्स भी फर्म छोड़कर अलग अलग हो जाएंगे, यानी बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें डिफरेंसेस पूछता है बोर्ड एग्जाम पे। बोर्ड एग्जाम में जो डिफरेंस पूछता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ, इस साल भी बोर्ड एग्जाम में आया था, इस साल या लास्ट ईयर आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर कंटिन्यू आया था। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं।
अगर केवल मीनिंग के आधार पर पूछा जाएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्शिप फॉर्म बताइए, सो आप बताएंगे मीनिंग के बेसिस पे व्हेन ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड ड्यू टू जो भी रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे, ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. बट व्हेन द फर्म क्लोज डाउन, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. यानी इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इट इज नॉट नेसेसरी बिजनेस विल क्लोज डाउन, बट इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इट इज कंपल्सरी टू क्लोज डाउन द बिजनेस. ठीक है, मीनिंग के आधार पे हो गया. अब आता है इकोनॉमिक के बेसिस पे. बोर्ड एग्जाम का ये सब पॉइंट है. ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के आधार पे हमें डिफरेंस बताना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और फर्म में. सो अब क्या बताओगे कि इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कंटिन्यू, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कंटिन्यू, बट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंप्लीटली क्लोज्ड. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ एग्रीमेंट में ज्यादातर चेंज होता है, फिर से वो नया एग्रीमेंट बनाकर बिजनेस को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसलिए उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बना रहता है. ठीक है, और लेकिन फर्म में क्या होता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंप्लीटली खत्म हो जाता है क्योंकि बिजनेस बंद हो जाती है. ओके, सो ये तो समझ में आ गया मीनिंग के आधार पे क्या होता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट. इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या होता है कि पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंटिन्यू रहता है और इसमें खत्म हो जाता है. और मीनिंग के आधार पे सिर्फ ओल्ड एग्रीमेंट एंड होता है तो डिसोल्यूशन कहलाता है, और जब फर्म क्लोज हो जाता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है. ठीक है, अब आता है थर्ड डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन. गवर्नमेंट इंटरवेंशन के आधार पे क्या डिफरेंस है? देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, वो पार्टनर्स के बीच में आपसी समझौते में चेंजेस होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. सो देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, बट गवर्नमेंट में इंटरवीन इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. अगर वो फर्म में अगर पार्टनर्स जो है इंसॉल्वेंट हो गए, ओके, कंटिन्यू फर्म लॉस में जा रही है, फर्म इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म. बिजनेस को बंद करने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? बिजनेस को बंद करने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो सकता है यहाँ, बट यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता क्योंकि ये तो आपसी समझौते पर होता है. सभी पार्टनर्स जिस बात पर तय करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे कि हाँ वैसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए तो वो होगा. ओके, सो यहाँ तक आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और चेंज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है. तो जैसे ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बाद नया एग्रीमेंट बनाते हैं वो कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन. ओके, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम किन किन वजह से होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन सॉरी कह सकते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है. सो पहला रीजन है चेंज, इसे नोट डाउन कर लोगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन existing partner, दूसरा रीजन हो सकता है on admission of a new partner, तीसरा on retirement या डेथ, retirement or death of an old partner, और on amalgamation या sale of business. Amalgamation of partnership. Okay, और sale of business. सो देखो एग्रीमेंट में कब कब चेंजेस होता है, हम लोग पढ़ रहे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब हो सकता है, व्हाट इज द सिचुएशन. सो पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी आपस में चेंज करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इट मींस एग्रीमेंट चेंज हो रहा है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा. एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इट मींस अगर से ए और बी पार्टनर हैं और इन लोगों ने नए पार्टनर सी को भी एडमिशन दे दिया फर्म में, तो जब सी एडमिट होगा तो फिर से नया एग्रीमेंट बनेगा, जैसे न्यू एग्रीमेंट बनेगा वो भी कहलाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. फिर ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एन ओल्ड पार्टनर, अगर कोई पुराना पार्टनर, सपोज दैट देयर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी और सी इज गेटिंग रिटायर्ड या सी का डेथ हो जाता है, तो जब रिटायर या डेथ जो भी होगा उसके बाद एक पार्टनर कम हो जाएगा, तो जब बचे हुए पार्टनर जो रहेंगे वो अब क्या करेंगे, पुराना एग्रीमेंट तो खत्म करेंगे क्योंकि 3 लोगों के बीच में था, अब 2 लोग बचे, तो ये 2 लोग नया एग्रीमेंट बनाएंगे आगे बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो उसे कहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप.
फिर आता है अमेलगमेशन और पार्टनरशिप। तो अमेलगमेशन क्या होता है कि जब दो पार्टनरशिप फर्म मार्केट में बिजनेस कर रही है और दोनों एक दूसरे के कंपटीटर है, तो ये लोग कंपटीशन को कम करने के लिए दोनों आपस में फर्म मिल जाती है और मिलकर एक फर्म बनाती है। जैसे ए बी नाम का एक अलग फर्म है और सी डी नाम का एक अलग फर्म है। अब दोनों आपस में कंपटीशन कर रही है, तो इस कंपटीशन को कम करने के लिए और मार्केट को कैप्चर करने के लिए दोनों फर्म आपस में मिल जाती है इनटू वन। ठीक है, तो जब ए बी और सी डी दो अलग अलग फर्म मिल जाएगी तो कहलाएगा ए बी सी डी फर्म हो गया। तो जब नया फर्म बना तो सबका एग्रीमेंट भी चेंज होगा, एग्रीमेंट चेंज होगा तो सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। सेल ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस सेल कर देंगे तो दूसरे के पास चला जाएगा, हालांकि सेल का कोई मतलब नहीं है, गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए कहते हैं, तो आप अमेलगमेशन करके रखिए। जब सेल भी करेंगे तो एग्रीमेंट चेंज होगा ही उस पार्टनर में, लेकिन सेल का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो अमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप इनटू वन। सो दीज आर द सिचुएशंस for the reconstitution of partnership. If anybody is asking what are the situation when reconstitution of partnership may happen, so you can tell this. And for required information, what chapter you have to study in your syllabus. reconstitution में सबसे पहले हम लोग को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ना है, जो कि आज हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं, आज करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर है पार्टनरशिप का एडमिशन, जो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, रिटायरमेंट और डेथ है, ये भी लॉन्ग है एडमिशन जैसा ही। और अमेलगमेशन टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको थ्योरिकल से पढ़ना है कि हाँ रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है और कैसे होता है। तो आज हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास जो चैप्टर पढ़ना है वो यही चैप्टर पढ़ना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर या अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, एडमिशन वगैरह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो रिकंस्टिट्यूशन में चूंकि ये सारी चीजें आते हैं, तो रिकंस्टिट्यूशन का कंडीशन ये सब है, इसलिए हमने इन सारी चीजों को आपको बताया। ठीक है, तो हम इसे इरेज करें, आप इसका नोट डाउन कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेट टू स्टार्ट। देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टूडेंट्स, तो चेंज कब होगा? चेंज होने का मतलब क्या होता है? जब भी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो आपको पता है कि दो चीजें होंगी, कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कोई एक गेन करेगा। सिंपल सा चीज, आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं आज, अभी बहुत ज्यादा नहीं। सपोज दैट कि अनिरुद्ध एंड अंकित, ये दो लोग पार्टनर्स थे। ठीक है, आप लोगों का रेशियो क्या था? 3:2 था आपस में। तो जो भी प्रॉफिट होता था, ये प्रॉफिट है, सपोज दैट प्रॉफिट को हमेशा 1 लेते हैं, सभी लोग ध्यान से समझेगा, ये पूरा प्रॉफिट है। अब इसको अनिरुद्ध और अंकित आपस में शेयर करेंगे, इस पूरे प्रॉफिट को, जो 1 इक्वल टू प्रॉफिट, यानी एक रोटी हम लोग ब्रेड अर्न करते हैं ना, लाइवलीहुड यानी ब्रेड अर्न करते हैं, ये ब्रेड है यानी प्रॉफिट। अब अनिरुद्ध और अंकित का रेशियो जैसा कि ऊपर लिखा है 3:2, यानी कि 3 वाला बड़ा है 3/5, तो ये 3/5 अनिरुद्ध का हो गया और ये 2/5 अंकित का हो गया। ठीक है, तो ये तो रेशियो पहले शेयर करते थे। अब मान लो अनिरुद्ध और अंकित, ये दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि अब फ्यूचर में हम लोग इक्वली शेयर करेंगे। ऐसा क्यों? तो देखो, चेंज क्यों होता है? चेंज हो सकता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से, कि आपस में लोगों ने कैपिटल कम ज्यादा लगाया तो फ्यूचर में डिसाइड किया नहीं हम लोग कैपिटल प्रोपोर्शन में शेयर करेंगे। या कोई पार्टनर एक्टिव होता है और कोई नॉन एक्टिव पार्टनर होता है। एक्टिव पार्टनर का मतलब जो ज्यादा आगे आगे बैठकर काम करता है, और नॉन एक्टिव जो घर में सो रहा होता है, ठीक है, काम नहीं करता है। तो इन सब वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, कि भाई जो जैसा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको मिलना चाहिए। तो ये अपने मन से नहीं होता, ये एग्रीमेंट पे बनाया जाता है, लिखा जाता है आपस में समझौते के आधार पे। ठीक है, तो मान लो लगा कि अंकित बैठा हुआ है, अंकित ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है और अनिरुद्ध ज्यादा काम कर रहा है, तो अब अगले साल अनिरुद्ध गए अंकित के पास कि बोला कि भाई हम लोग देखो सही है पार्टनर्स हैं, लेकिन हम ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो हमको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। या अंकित ज्यादा काम कर रहे हैं, अनिरुद्ध बैठे हैं मान लो, तो अंकित कहते हैं कि नहीं हमको भी प्रॉफिट में अब हिस्सा मिलना चाहिए इक्वली, क्योंकि हमें कम मिल रहा है, अंकित को 2/5 मिल रहा है और अनिरुद्ध को 3/5। अंकित कह रहे हैं कि अब हम इक्वली लेंगे नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि हम ज्यादा काम कर रहे हैं। अनिरुद्ध को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, अनिरुद्ध भी बोला कि नहीं भाई ये तो सही है, आप ज्यादा काम कर रहे हो, चलो हम लोग बराबर प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो अब फ्यूचर में आप बताओ, आपके सामने मैं दिखा रहा हूं कि फ्यूचर में यही अनिरुद्ध और अंकित इसी प्रॉफिट को अब इक्वली शेयर करेंगे। तो जब इक्वली शेयर करेंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा,
यानी कि 1/2 और 1/2। तो अब आप बताओ कि इधर क्या मिलता था, अनिरुद्ध को ज्यादा मिलता था और अंकित को कम। अब अंकित को और अनिरुद्ध को बराबर मिलने लगा। बराबर का मतलब देखो यहाँ पर ये हाफ हो गया ना। तो अब हाफ मिलने से आपको दिमाग में यहाँ आ रहा होगा कि अंकित का जो इतना पोर्शन है वो, सॉरी, अनिरुद्ध का इतना पोर्शन अंकित के फेवर में चला गया है ना। समझ में आया। और अंकित क्या कर रहा है, इतना ही गेन कर रहा है, यानी अनिरुद्ध सेक्रीफाइस कर रहा है और अंकित क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसका मतलब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा आपस में, तो जरूर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कोई एक गेन करेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारा उतना ही है। प्रॉफिट तो प्रोपोर्शन 1 है, पहले 3:2 था, इक्वली, तो 3 वाले को भी कम करके इसको देना पड़ेगा, यानी अब 2.5 लेंगे तो 0.5 इसका इधर चला जाएगा। ठीक है, तो बात यहां तक समझ में आई कि कब सेक्रीफाइस होगा और कब गेन होगा। यस आर्यन, आर्यन कुशवाहा, अनम्यूट योर माइक। आर्यन, टाइम बच रहा है भाई। दीपू, दीपू, यस सर। ये बताओ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग का मतलब समझ में आया? सर एक बार और बता दीजिए सर। अच्छा, और कितने लोग को नहीं आया? इमोजीज आप शो कर सकते हो। कितने लोग को आ गया वो क्लिक करें सही पे या रेस्ट करें। उत्पन्ना, यस सर। आप लोग को आ गया? हाँ यस सर। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग आ गया ना, कैसे होता है? यस सर। ठीक है, सो देखो मैं पहले बता रहा था, जिसको नहीं आया वो एक बार देख लो थोड़ा जल्दी से। तो फटाफट लिखो, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या कहलाता है? तो ओल्ड रेशियो में लिखो, इट इज द रेशियो, या मैं वर्बली इसको बता देता हूं। ओल्ड रेशियो रिफर्स टू दोज रेशियो इन विच existing partner were sharing the profit and loss. Old ratio is what? Old ratio refers to those ratio in which existing partners were sharing the profit and loss between themselves, right? अब आते हैं हम लोग न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो क्या होता है? तो न्यू रेशियो refers to the change in old ratio. New ratio is refers to change in old ratio is called new ratio. So I am repeating it again. New ratio refers to change in old ratio. Okay. अब आता है sacrificing ratio. Sacrificing ratio. Sacrificing ratio क्या होता है? When a partner surrenders some of the portion of his or her profit in favor of other partners is called sacrificing ratio. When, I'm repeating it, when some of the profit is transferred by a partner in favor of another partner is called sacrificing ratio. Now last gaining ratio उसके बाद फिनिश हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बता देंगे, तो उसमें हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे उसका सेक्रीफाइसिंग गेनिंग का। तो गेनिंग रेशियो इज जस्ट रिवर्स, when a partner gains some of the profit from other